रहे थे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट आपने स्टडी कर लिया था। आज हम बात, जैसे बेसिक में आपने ये सीख लिया था कि पीक वैल्यू क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी बातें आपने डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे एवरेज वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट। फर्स्टली आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि एवरेज का कॉन्सेप्ट कहां से लेना पड़ा। जैसे आपको पता है, जैसे डीसी के लिए मैं बात करूं और कैसा डीसी हो, वेरिएबल डीसी हो जो कि लगातार वेरी कर रहा हो। आप कहीं किसी टाइम उसकी वैल्यू, जैसे कहिए ये अलग अलग वैल्यूज हैं, किसी टाइम उसकी वैल्यू 1 एम्पियर, कभी 2 एम्पियर, कभी 3 एम्पियर और 4, 5 इस तरह से मैक्सिमम हुई। 5 के बाद में फिर डिक्रीज होने लगी और 0 होने लगी। आपको ये कहा जाए कि आप वैल्यू बताइए कितने का है, तो इस केस में इसकी कौन सी वैल्यू बताई जाएगी? एवरेज वैल्यू बताई जाएगी। क्लियर है? क्योंकि आप ये कहीं यहाँ 0 है वैल्यू, यहाँ इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, और यहाँ फिर से वैल्यू क्या होगी? कम हो गई ये इन पे, और फिर 0 हो गई। सो क्या बताएं? या तो वैल्यू 0 बताई जाए या वैल्यू मैक्सिमम वाली बताई जाए। ऐसे केस में इसका क्या बताना सही रहता है? एवरेज बताना सही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट्स पीसीएम तीनों सब्जेक्ट्स में या पीसीबी में मार्क्स स्कोर करता है। पीसीएम और पीसीबी में जो मार्क्स स्कोर कर रहा है वो, जैसे एक फर्स्ट सब्जेक्ट में स्कोर किया 100, सेकंड में किया 99 और थर्ड में किया 99, तो आप कहेंगे उसने कितना मार्क्स स्कोर किया, तो क्या बताया जाएगा? उसका एवरेज बताया जाएगा। और यदि मार्क्स कांस्टेंट चल रहे हैं, सभी में 100 है, तो उनका एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, वो क्या होगा? 100 ही होगा। यानी कांस्टेंट डीसी है, उसका आपको एवरेज वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वेरिएबल है तो वेरिएबल के केस में हम क्या लेते हैं? एवरेज लेते हैं। हालांकि हम डीसी के लिए नहीं, हम एसी के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये एक साइकिल के लिए जितनी वैल्यू पॉजिटिव में होती है उतनी ही वैल्यू एसी में क्या होती है? नेगेटिव में होती है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए हमें पता है क्या आना चाहिए? एवरेज 0 आना चाहिए। देखते हैं किस तरह से। दूसरी बात यहाँ ये देखनी है, जब भी हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, एवरेज के लिए एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में। क्या? एवरेज वैल्यू है वो निकाला जाता है यदि ये एरिया हमें पता हो, एरिया ऑफ द कर्व, एरिया डिवाइडेड बाय बेस। किस तरह से इस एवरेज का ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा, किस तरह से हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा आपके पास में यदि ये है, इस तरह से डिफाइन होता है ये कर्व, और यहाँ क्या होता? y, और यहाँ क्या होता? x होता। और आप इसका जो बेस है यहां से लेके यहां तक हमें गिवन होता, जैसे मान लीजिए जो भी है b है ना। तो इसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? एरिया अंडर द कर्व, इसका एरिया, और इसका एरिया निकालते हम y dx, है ना। ये एरिया होता, लिमिट क्या हो जाती है? 0 से लेके जैसे जो भी है, जैसे 0 से पाई या 0 से पाई बाई 2 या जो भी है वो लिमिट होती इसकी, वो इसका एरिया आ जाता। और एरिया को किससे डिवाइड कर देते? इससे बेस से डिवाइड कर देते, तो क्या आ जाती? इसकी एवरेज वैल्यू आ जाती। तो इसी इंटीग्रेशन मेथड से हम क्या निकालेंगे? इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एरिया निकालेंगे और उसको किससे डिवाइड कर देंगे? बेस से डिवाइड कर देंगे। सो फर्स्टली हमारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए। हमें जो एवरेज निकालना है, एवरेज होता क्या है? एवरेज का मतलब होता है मीन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द एसी करंट फॉर कंप्लीट साइकिल। तो एवरेज वैल्यू होती क्या है? इट इज द एवरेज का मतलब मीन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC करंट या AC फॉर कंप्लीट साइकिल।
कंप्लीट साइकिल। क्लियर है? यानी मीन एवरेज क्या होता है? मीन ही होता है ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी फॉर द कंप्लीट साइकिल। एसी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए आपको इक्वेशन लिखनी आती है। यदि उसकी पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आई नोट है तो उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? आइए बात, यदि हम सबसे पहले हम क्या मान लें, लेट इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वो क्या हो, मान लें I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे आई नॉट उसकी पीक वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। बुक्स में कुछ बुक्स में आई एम भी दिया हुआ होता है, दोनों ही बात सेम है। आई एम इसलिए ज्यादा सही रहता है कि आप समझ जाएं कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, या अदरवाइज हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट भी लिख सकते हैं। दोनों ही ध्यान रखिए क्या है, पीक वैल्यू। क्लियर है? अब आपके पास देखो ये जो है यहाँ पे आई है, y की जगह आई है, और आप x की जगह पे क्या है, t। क्लियर है? अब यदि मुझे इस इक्वेशन को मैं यदि रफली बता के बताऊं यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक ये इस तरह से मान सकते हैं आप, ये है इस तरह का AC, और ये जो y की जगह पे यहाँ क्या है, I है, और ये जो पीक वैल्यू है वो कितनी है, IM है, ये वाली वैल्यू। और ये जो टाइम है यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है, T/2 है, और यहां से लेके यहां तक का टाइम क्या है, कैपिटल T। सो फर्स्टली हम कितने साइकिल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ साइकिल के लिए यदि हम कैलकुलेट करें तो हमें क्या चाहिएगा, हाफ साइकिल का एरिया और डिवाइडेड बाई बेस। एरिया निकालने के लिए देखो मैंने ये फंडा बताया था आपको, y dx, यही होता है एरिया, लेकिन y की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, I, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt, क्योंकि इस एक्सेस पे आप क्या ले रहे हैं, वेरिएबल टाइम है, और इस एक्सेस पे क्या है, करंट है। और टाइम की लिमिट क्या हो जाएगी, यदि हाफ साइकिल की बात कर रहे हो तो 0 से कैपिटल T/2, तो 0 से T/2 निकाल लेंगे तो इस कर्व का एरिया आ जाएगा, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, बेस से। बेस कितना है, T/2 माइनस 0, ये वाली लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक की T/2 है, तो ये क्या आ जाएगी, इसका एवरेज वैल्यू आ जाएगी, कितने साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला बना लेते हैं, ये मैंने जैसे आप चाहें तो याद रख सकते हैं। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय बेस, एरिया ऑफ द कर्व डिवाइडेड बाय बेस, ये एवरेज का फॉर्मूला है। तो हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर हाफ साइकिल। मैं हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, फिर फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करना बताऊंगा आपको। तो हाफ साइकिल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां से आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी, ये ऐसे मैं इसको नाम दे रहा हूं IAB, यानी करंट की कौन सी वैल्यू, AB का मतलब एवरेज वैल्यू, और वो क्या होगी IDT, और इंटीग्रेशन की लिमिट हाफ साइकिल के लिए 0 से T/2 है ना, और डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड करेंगे, बेस से, और बेस कितना है, T/2। ये बात क्लियर है? ये जो सिंप्लीफाई होगी, ये जो आपकी जो वैल्यू आएगी यहां से, वो कौन सी वैल्यू आई, एवरेज वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करते हैं यहां से, तो ये वैल्यू है वो इस तरह से लिखा जा सकता है, इसको 2 डिवाइडेड बाई T, 0 से T/2 IDT, ये बन गया एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए का फॉर्मूला। क्लियर है? ये आई आपकी एवरेज वैल्यू, और कितने साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए। अब देखो इस फॉर्मूला को, ये आप नोट कर लिया आपने, तो यहां तक ये आप
नोट करें। यहां तक नोट करने के बाद में देखिए आई की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें आप देखो, ये नोट कर लिया आपने। एवरेज वैल्यू की जगह पे यहां देखो ये जो आया है आपके पास एवरेज वैल्यू के लिए फॉर्मूला आ गया है। मैं यदि यहां लिखूं इसको IAB, वो फॉर्मूला हो गया 2 डिवाइडेड बाई टी आई dt, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से t बाई 2। अब i की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई t, और i की जगह पे है Im साइन ओमेगा t, यही है dt, और लिमिट है 0 से t बाई 2। क्लियर है? अब जस्ट हमें सोल्व करना है। इसको सोल्व करें तो देखो Im कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें आप, और Im कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे सो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास में 2 डिवाइडेड बाई टी इंटू Im, और ये हो गया साइन ओमेगा टी dt, और लिमिट होगी 0 से t बाई 2। अब देखो साइन थीटा डी थीटा क्या होता है, माइनस का कोस है ना, तो ये हो जाएगा, ये देखो 2Im डिवाइडेड बाई टी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ध्यान हो, आप यदि याद नहीं है तो अलग से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप अलग से अपने नोटबुक में लिख लेना। क्या आपने पढ़ा था, साइन ax dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ये होता है माइनस कोस ax अपॉन a, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो a की जगह पे यहाँ क्या है ओमेगा, और x की जगह पे t है, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो ये फॉर्मूला यदि ध्यान नहीं है तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना आप, ये यूज में लिया है यहाँ पे। और इसकी जो लिमिट है वो कहां से कहां हो जाएंगी, 0 से t बाई 2। ये बात क्लियर? अब देखो ओमेगा को भी हम बाहर ले लें तो ये आ जाएगा 2Im डिवाइडेड बाई टी, और माइनस कोस ओमेगा टी। अब लिमिट रख देते हैं 0 से t बाई 2। लिमिट किसकी जगह रखी जाएगी, लिमिट रखी जाएगी स्मॉल t की जगह पे। एक बार अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये जो एवरेज वैल्यू है ये आपकी इस तरह से आ जाएगी, IAB इज इक्वल्स टू 2Im बाई 2 2Im बाई t, नॉट 2t, और ये माइनस का कॉस ओमेगा, और अपर लिमिट t की जगह रखेंगे कितना आएगा, t बाई 2, माइनस का कॉस ओमेगा, और लोअर लिमिट क्या आएगी 0, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। और ये देखो ये जो एंगल है ये वाला, ये 0 हुआ, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब देखो यहां इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में इज इक्वल्स टू 2Im, और ये ओमेगा है, ये जो ओमेगा था इसको भी आपने क्या ले लिया, बाहर ले लिया यहाँ पे, तो 2Im डिवाइडेड बाई टी ओमेगा, और ये हो गया माइनस कोस ओमेगा टी बाई 2, और माइनस प्लस हो गया, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। ये भी आ गया समझ में यहां तक। अब यहां से आप देखिए कि ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ये 2Im डिवाइडेड बाई टी, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई f माइनस कॉस 2 पाई f t डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। क्लियर? अब देखो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 2Im डिवाइडेड बाई, ये 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t इंटू पाई, और f को लिखा जा सकता है 1 अपॉन t,
फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये होगा माइनस कॉस, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, पाई, और f को लिखेंगे 1/t इंटू टी, है ना, प्लस 1, ये प्लस 1 यहां पे है, ये भी यहां पे है। अब देखो आपके पास में ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू होगी cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1। इसकी जो वैल्यू है ये cos पाई है, और cos पाई की वैल्यू क्या होगी, -1, और ये t से t कैंसिल होगा, तो ये बचेगा यहाँ पर im डिवाइडेड बाई पाई, और ये वैल्यू क्या होगी, -1, तो यहाँ माइनस और -1, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 प्लस ये 1, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 हो जाएगा, 2im डिवाइडेड बाई पाई। अब यदि हम ये कहें इसको कि क्या, कि ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई पाई टाइम ऑफ im, या 2 डिवाइडेड बाई पाई, क्योंकि 2 तो है ही फिक्स, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। जैसे इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 0.637, किसकी वैल्यू, 2 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू आती है 0.637, और ये उसकी क्या है, im। तो जो एवरेज वैल्यू है करंट की वो क्या होती है, पीक वैल्यू की कितने टाइम होती है, 0.637 टाइम होती है, ये ध्यान रखेंगे। यदि आप कहे कोई ऐसी हाफ साइकिल के लिए बात कर रहा हूं मैं, इतनी होगी। फुल साइकिल के लिए निकालना और बताता हूं आपको, फुल साइकिल के लिए वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, ये समझे या नहीं समझे। तो ये है आपकी एवरेज वैल्यू, IAV का मतलब एवरेज वैल्यू है कितने साइकिल के लिए, AC की हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम निकालेंगे कौन से साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए। तो देखते हैं फुल साइकिल के लिए क्या आती है, उससे पहले आप ये नोट कर लें, फिर अपन बात करते हैं किसके लिए, फुल साइकिल के लिए। नोट डाउन, नोट करिए इसे, नोट कर लिया। तो अब अपन बात करते हैं कंप्लीट साइकिल के लिए। देखो कंप्लीट साइकिल के लिए ये यहां से यहां तक, आप कंप्लीट साइकिल के लिए यदि बनाते हैं तो जो लिमिट है वो 0 से लेके कहां तक हो जाएगी, t तक। और जिस बेस से डिवाइड कर रहे थे आप, देखो लिमिट का आपने वही होगा I dt, और लिमिट होगी 0 से कैपिटल T। बात समझ रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए t की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से t, और बेस से डिवाइड करेंगे यानी t से डिवाइड करना पड़ेगा ये। तो t से डिवाइड करेंगे तो ये t/2 से डिवाइड नहीं किया जाएगा। फिर से देखिए क्या कहा मैंने, कंप्लीट साइकिल के लिए एरिया डिवाइड बाय बेस, और एरिया कंप्लीट साइकिल का लिया जाएगा। हाफ साइकिल के लिए लिमिट क्या थी, 0 से t/2 तक, यहां तक थी। कंप्लीट साइकिल के लिए लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से t तक, t टाइम यहां होता है, तो लिमिट होगी 0 से t। फिर डिवाइड कर रहे थे यहां से यहां तक के बेस से डिवाइड कर रहे थे उसमें t/2 से, और यहाँ कंप्लीट बेस से डिवाइड किया जाएगा t से। तो t से डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लिमिट t/2 ले रहे थे वहां लिमिट क्या होगी, देखो कंप्लीट साइकिल के लिए क्या चेंज आएगा, यहाँ चेंज आएगा t। और यहाँ बेस से डिवाइड करेंगे, वो t/2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ सिर्फ किससे डिवाइड किया जाएगा, t से डिवाइड किया जाएगा, है ना। तो 1/t आएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल, यहां लिख लें इससे ऊपर क्या, फॉर कंप्लीट साइकिल, एक लाइन लिख लेंगे यहाँ, क्या मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ, फॉर कंप्लीट साइकिल। और कंप्लीट साइकिल के लिए ये हो जाएगा फॉर्मूला, बात क्लियर है। ये फॉर्मूला होगा तो यहाँ देखो क्या होगा, 2 की जगह ये 1 आ जाएगा, और ये लिमिट कहां से कहां होगी, t, है ना। ये लिमिट होगी, ये 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, ये कंप्लीट साइकिल में नहीं होगा, कंप्लीट साइकिल में ये t हो जाए, ये t हो जाएगा। और क्या नहीं होगा, ये जो 2 देख रहे थे आप वो नहीं होगा,
एक्सप्रेशन में। ये बात क्लियर है। ये 2 नहीं होगा तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये इस तरह से ये जो t था ये नहीं होगा। यहां तक की आप बात समझ रहे हैं कि क्या नहीं होना ये। अब देखो ये जो वैल्यू आ रही है यहां तक की ये समझ में आ गई। लिमिट आपको रखनी है 0 से t, और 0 से t लिमिट रखेंगे तो ये t रखी जाएगी, t रखी जाएगी, लोअर लिमिट क्या रखी जाएगी 0, तो ओमेगा इंटू टी। अब देखो ये ओमेगा इंटू टी प्लस 1, क्लियर है। अब मैं आगे इसको सोल्व करके बता देता हूं। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। यहां तक की बात समझ में आने के बाद में देखिए आप एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं किसके लिए, वो हाफ साइकिल के लिए थी, और ये फुल साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में आई एम डिवाइडेड बाई टी इंटू ओमेगा, और ओमेगा को भी साथ में हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ लिख सकते हैं, माइनस कोस 2 पाई एफ ओमेगा की वैल्यू, और ये कैपिटल टी, और ये है प्लस 1, ये इसके साथ प्लस नहीं, ये अलग से है। अब देखो ये लिमिट हो गई, अब लिमिट ये लिमिट टी हो गया ना। अब देखो ये वैल्यू है, ये आ जाएगी आई एम डिवाइडेड बाई टी इंटू 2 पाई, और एफ को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टी, क्लियर है 1 अपॉन टी। और ये वैल्यू देखो टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा ये माइनस कोस 2 पाई 1 अपॉन टी, टी प्लस 1। ये जो वैल्यू है ये t से t कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आप यहां जो भी वैल्यू आ रही है आपके पास में आई एम डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये वैल्यू आ रही है माइनस cos 2 पाई प्लस 1। आप ध्यान रखें cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, cos 8 पाई, इन सभी की वैल्यू क्या होती है प्लस 1। cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, cos 7 पाई, इन सभी की वैल्यू होती है माइनस 1। तो ये जो देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी प्लस 1 होगी, और माइनस ये है तो ये क्या होगा माइनस। तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी आई एम डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आई एम डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 0, यानी ये होगा 0। तो आंसर क्या आया आपका 0 आया। तो यहां से नोट लगा करके लिख लीजिए। नोट में क्या लिखेंगे आप कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। क्या लिखेंगे एवरेज वैल्यू इसके नीचे ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। कितनी होती है इसकी वैल्यू 0 होती है। कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ये ध्यान रखें। कंप्लीट साइकिल के लिए एसी की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी होती है 0 होती है, ध्यान रखिएगा। हाफ साइकिल के लिए कितनी आई थी 0.637 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू, क्लियर है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन, नोट कर लिया। तो अभी बात करते हैं, क्योंकि अपने को पता है यहां से अपन ने ये देखा है कि एवरेज वैल्यू एसी के लिए एक साइकिल के लिए लेते हैं, एवरेज का दूसरा नाम मीन भी है। एसी के लिए कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, तो वो क्या आती है 0 आती है। तो उस केस में एसी के केस में हमेशा कौन सी वैल्यू ली जाती है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो जितने भी एसी एमीटर्स हैं, एसी को मेजर करने वाले वोल्टमीटर्स हैं, सारे के सारे कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करते हैं एवरेज वैल्यू डिस्प्ले नहीं करते। कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और डीसी को मेजर करने वाले कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करते हैं उसकी एवरेज वैल्यू डिस्प्ले करते हैं, क्लियर। तो अब हम बात करेंगे किसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, आरएमएस
वैल्यू, शॉर्ट में क्या बोला जाता है उसको, RMS वैल्यू। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है RMS वैल्यू ऑफ AC। RMS टॉपिक का नाम है आपका R रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। देखो जैसा कि डेफिनेशन से ही लग रहा है, यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, उल्टा चलना है। रूट मीन स्क्वायर के लिए RMS फर्स्टली स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन करना है। स्क्वायर के बाद में सेकंड काम क्या करना है, उसका मीन। मीन का मतलब एवरेज करना है। और थर्ड काम क्या करना है आपको, उसका रूट लेना है। देखो आपने डायरेक्ट यदि मीन लिया, डायरेक्ट एवरेज लिया, तो क्या आएगा, 0 आएगा। और स्क्वायर करने के बाद में मीन 0 नहीं आएगा। डायरेक्ट मीन 0 क्यों आ रहा था, उसका कारण ये था, जैसे ये AC था, अब डायरेक्ट मीन निकालोगे तो जितनी वैल्यू पॉजिटिव में थी उतनी ही वैल्यू किस में आ रही थी, नेगेटिव में आ रही थी। इसलिए उसका एवरेज क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। क्यों आ रहा था कि जितनी वैल्यू पॉजिटिव में थी उतनी ही वैल्यू किस में थी, नेगेटिव में थी। एवरेज क्या आया, 0। तो आपने ये किया कि उसका डायरेक्ट एवरेज ना निकाल करके उसका क्या करें, स्क्वायर करें। और इसका स्क्वायर करोगे आप तो ये पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये उसकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर वैल्यू। स्क्वायर करने के बाद में अब आप इसका क्या लोगे, एवरेज लोगे। उसको आप कौन सी वैल्यू बोलोगे, मीन स्क्वायर। अब एवरेज क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। क्लियर है। पहले जितनी वैल्यू पॉजिटिव में थी उतनी ही नेगेटिव में थी, तो एवरेज क्या आ रहा था, 0। स्क्वायर का एवरेज निकालोगे तो उसको बोला जाएगा मीन स्क्वायर, है ना। लेकिन स्क्वायर के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उसका क्या ले लो, रूट ले लो। तो इसी को बोला जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो आप समझ गए होंगे। आगे हम डेरिवेशन करने के बाद में RMS की नई डेफिनेशन भी लिखेंगे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब होता है, इट इज द मीन स्क्वायर मीन ऑफ रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, है ना। RMS वैल्यू क्या होता है, इट इज द रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। यानी उल्टा चला जाता है, स्क्वायर किया फिर उसका मीन किया फिर उसका क्या लिया, रूट लिया। इसको क्या बोला जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये क्या होता है, इट इज द रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, है ना। तो क्या कहें, इट इज द रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC फॉर ए साइकिल। मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC फॉर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल। यानी रूट ऑफ मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर का क्या ले आप, रूट ले। अब मीन स्क्वायर का रूट ले, पहले तो आप ये देखें कि मीन स्क्वायर क्या है। मीन स्क्वायर यानी फर्स्टली आपके पास जो वैल्यू थी, आई वैल्यू थी, उसका क्या करें, स्क्वायर करें। स्क्वायर करने के बाद में उसका मीन लें। मीन लेने के लिए क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। भाई स्क्वायर तो हो गया, ये काम किया आपने, ये स्क्वायर हो गया ये। फिर उसका मीन, मीन का मतलब एवरेज लेते थे। एवरेज लेने के लिए उसको क्या किया जाता था, इंटीग्रेशन किया जाता था। लिमिट एक साइकिल की बात कर रहे हो तो 0 से t, और उसको फिर बेस से डिवाइड किया जाता था। एक साइकिल के लिए बेस कितना आता था, t। ये उसकी कौन सी वैल्यू होती थी, मीन स्क्वायर। देखो पहले स्क्वायर किया फिर उसका मीन लिया, मीन का मतलब एवरेज। एवरेज लेने के लिए क्या करते थे, इंटीग्रेशन और बेस से डिवाइड करते थे। इंटीग्रेशन करके किससे डिवाइड करते थे, बेस से। तो वो वैल्यू कौन सी आती थी उसकी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आती, मीन स्क्वायर वैल्यू आती थी। और उसका क्या ले लें, रूट ले लें। तो ये फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए बन जाएगा। बात क्लियर है। यानी आपने क्या कहा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है।
तो हम ये कहीं ये फॉर्मूला तो काम में लेंगे, ये वाला फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले हमारे पास में ये तो हो, यानी ये फॉर्मूला तो काम में ले लेंगे। किसके लिए है? एसी की आरएमएस वैल्यू के लिए, IRMS रूट मीन स्क्वायर। देखो ये क्या लिखा है, RMS रूट मीन स्क्वायर। ऐसे नहीं लिखना IRMS, ऐसे IRMS ऐसे लिखना है ना। ये लिख दिया फॉर्मूला। ये किसके लिए होगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए। लेकिन आपको एसी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तो हम मान लेते हैं लेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, लेट इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, और वो इक्वेशन हम क्या मान ले, I इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी। ये बात क्लियर है। और उसकी कौन सी वैल्यू? सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी क्या होगा? फर्स्टली उसका क्या किया, स्क्वायर किया, ये देखो स्क्वायर है। फिर उसका क्या लिया, मीन लिया। मीन का मतलब एवरेज, और एवरेज के लिए क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे और बेस से डिवाइड करते थे। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होती है एक साइकिल के लिए? 0 से कैपिटल T, 0 से कैपिटल T के बीच में ये स्क्वायर है। अब ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है फाइनली, वही इसकी क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। अभी रूट नहीं हुआ, रूट नहीं लगा, अभी रूट लगने के बाद में ये वैल्यू है, इसको क्या बोला जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये कौन सी वैल्यू है? ये देखो, ये तो थी मीन स्क्वायर वैल्यू, और अब क्या होगी, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए I की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये देखो, ये तो हो गया 1/t, बिल्कुल अलग ही, और ये है I स्क्वायर dt। I की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Im का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ये बात क्लियर। अब आपको एक फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, नहीं है तो यहां आपको लिख भी लें, क्या 1 माइनस, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, 1 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 किसका होता है, साइन स्क्वायर थीटा का। तो यहां इसको हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह यदि लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ताकि हम इंटीग्रेशन इजी हो जाए, तो यहां ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये लिमिट देखिए कहां है, 0 से कैपिटल टी, ये हो जाएगा आपके पास में 1/t Im स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी है, 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां है, 0 से कैपिटल टी। ये आप समझ गए। अब ये समझ गए तो मैं यहां इसको सोल्व कर रहा हूं। यहां इस साइड में देखिए, इसको लिखा जा सकता है IRMS, और IRMS क्या होगा, देखो 1/t, ये तो रूट है, ये रूट, और 1/t ये हो गया, और ऊपर क्या है Im स्क्वायर, और ये हो गया 2 भी बाहर ले लो, 2 भी बाहर ले लो, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 का भी इंटीग्रेशन और cos 2 ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन, 1 का भी किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, t के रेस्पेक्ट में, और माइनस cos 2 ओमेगा टी का भी t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये लिमिट 0 से t, और ये भी लिमिट 0 से t। ये समझ गए, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, एक बार ये नोट करिए, मैं ये कैलकुलेशन ज्यादा है इधर कर रहा हूं। अब देखिए, ये जो कैलकुलेशन है, इसको आप यहां देखें कि
1 का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये IRMS वैल्यू आई ना, 1 का t के रेस्पेक्ट में होगा t, ये तो हो गया Im स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, और ये हो गया 1 का t के रेस्पेक्ट में t और लिमिट होगी 0 से कैपिटल T, माइनस cos 2 ओमेगा t का क्या हो जाएगा sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ध्यान है sin ax का a की जगह ये है ना, ये होता था। अब देखिए लिमिट हो जाएगी इसकी कहां से कहां, ये तो t हो गया ना भाई, ये हो गया t हो गया, और लिमिट होगी कहां से कहां, 0 से कैपिटल T, और इसकी भी लिमिट क्या होगी 0 से कैपिटल T। ये इसका सोल्व होने के बाद भी ये है। अब देखो यहां हम लिख सकते हैं Im स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t। ये देखो अपर लिमिट क्या है t, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, ये हो गया सोल्व। फिर आगे देखिए ये यहां पे है ना, ये छोटा ब्रैकेट लगा लें आप, ये भी देखो, ये देखिए यहां माइनस साइन 2 ओमेगा अपर लिमिट कैपिटल T डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसको Im स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t इंटू ये t हो गया, ये 0 है माइनस, ये हो गया साइन 2 इंटू 2 पाई f इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, ओमेगा ही रहने दो चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, भी 0 ही होगा। वैसे तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, एक साइकिल के लिए साइन कोसाइन इन फंक्शंस का इंटीग्रेशन 1 साइकिल के लिए क्या होता है 0, यदि इनमें स्क्वायर टर्म्स नहीं है तो। अब देखो यहां से ये वैल्यू है, ये आ जाएगी आपके पास में साइन, देखो Im स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, ये आ गया t, माइनस साइन 2 पाई, ये 4 पाई हो गया, 4 पाई, और f को लिख सकते 1 अपॉन t इंटू टी, ये कैंसिल हो गया 2 ओमेगा। साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई सभी की वैल्यू 0 होती है, तो ये फैक्टर अगेन ये क्या आ जाएगा, ये वाला 0 आ जाएगा। साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो जैसे ये 0 आएगा तो ये यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूं इसको, यानी ये रिड्यूस होके आपका कितना आ गया 0 आ गया यहाँ तक, तो ये वैल्यू देखिए IRMS इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास में Im स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t इंटू टी, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये फैक्टर है, ये जो देख रहे हैं ये है ना, इसकी वैल्यू साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ये लिखा है मैंने यहाँ, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होने के कारण ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां देखिए आप, यहां ये इसका रूट लेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो आएगी, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, Im डिवाइडेड बाई रूट 2, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखिए। रूट मीन स्क्वायर, अच्छा ये वैल्यू कहीं आई नोट यदि पीक वैल्यू होती तो आई नोट डिवाइडेड बाई रूट 2 हो जाएगी, यानी पीक वैल्यू का डिवाइडेड बाई रूट 2 होती है, कौन सी वैल्यू RMS वैल्यू। अच्छा यहां हम थोड़ा इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करें, IRMS इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 Im, तो ये जो वैल्यू है वो आ जाती है 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707, ये ध्यान रखिए। रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू की कितने टाइम्स होती है 0.707 टाइम। यदि आपको कहा जाए कि पीक वैल्यू AC की 10 एम्पियर है
तो उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, उसकी आरएमएस वैल्यू होगी 7.707 है ना, 7.07 एम्पियर, यानी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहां से यदि आप ये देखें तो एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि क्या पीक वैल्यू जो है, पीक वैल्यू है √2 टाइम्स होती है उस किसकी, आरएमएस वैल्यू की। आप एक बात और देखें यहां से, ये जो रिजल्ट आ रहा है यहां से, यानी हमें जितने भी एसी एमीटर्स होते हैं, एसी वोल्टमीटर्स होते हैं, सारे के सारे कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करते हैं, आरएमएस वैल्यू डिस्प्ले करते हैं। आपको वोल्टमीटर ये बता रहा है कि जो एसी वोल्टेज है वो 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट उसका कौन सा वैल्यू बताता है, वो आरएमएस वैल्यू। और उसकी यदि आप पीक वैल्यू निकालोगे तो 220 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 समथिंग आएगा, यानी 311 वोल्ट। तो आप ये कहें कि एसी 220 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब उसकी पीक वैल्यू 220 वोल्ट नहीं है, कितने टाइम्स है, √2 टाइम्स है, और √2 टाइम्स का मतलब 311 वोल्ट। तो एसी क्या हुआ, ज्यादा डेंजर हुआ ना, इससे डीसी से। कैसे, क्योंकि एसी की जो पीक वैल्यू है वो उसके आरएमएस वैल्यू की कितने टाइम्स होती है, √2 टाइम्स होती है। यदि आपने कहा एसी का वोल्टेज 220 वोल्ट बता रहा आपका वोल्टमीटर, वो समझिए वो पीक वैल्यू उसकी 220 वोल्ट नहीं है, पीक वैल्यू को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 311 वोल्ट के करीब बनेगा। तो एसी की जो इफेक्टिव वैल्यू क्या हुई, ज्यादा हुई। अच्छा, ये आप दूसरी ध्यान रखिए, जितने भी डीसी वोल्टमीटर्स होते हैं, डीसी एमीटर्स होते हैं, वो कौन सी रीडिंग शो करते हैं, एवरेज वैल्यू। और एसी वोल्टमीटर और एसी एमीटर होते हैं वो कौन सी वैल्यू शो करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू शो करते हैं। तो ये ध्यान में रह जाएगा। यहाँ ये जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिए। साथ में हम ये कह सकते हैं भी आरएमएस वैल्यू है क्या, आरएमएस वैल्यू है वो क्या है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं उस डीसी करंट के इक्वल होती है। आरएमएस वैल्यू एसी की क्या होती है, उस डीसी कांस्टेंट करंट के इक्वल होती है जो उतना हीट प्रोड्यूस करता है जितना हीट किसने प्रोड्यूस किया है, एसी ने। यानी आरएमएस वैल्यू है, आप ये कह सकते हैं उस कांस्टेंट डीसी की वैल्यू के लिए, उस कांस्टेंट डीसी के इक्वल होती है जो कि उतने ही हीट प्रोड्यूस करता है जो कि किसने प्रोड्यूस की है, एसी ने प्रोड्यूस की है। तो हम ये कह सकते हैं, इसको आरएमएस की नई डेफिनेशन बता सकते हैं। सो आरएमएस वैल्यू इज द, ये भी लिख सकते हैं हम, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डीसी डायरेक्ट करंट की बात कर रहा है, which produce the same heat as produced by AC। ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। आरएमएस की वैल्यू की डेफिनेशन पूछी जाए ना तो क्या लिखेंगे, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल्स टू द value of constant DC which produce the same heat as produced by AC। इसको हम क्या कहते हैं, RMS वैल्यू कहते हैं। नोट डाउन, नोट कर लीजिए इस डेरिवेशन को भी और इस डेफिनेशन को भी नोट कर लीजिए। नोट डाउन, नोट कर लिया तो अब देखिए न्यूमेरिकल करिए कि आपको बोला गया है कि एसी का पीक करंट गिवन है और उस एसी के मेजरमेंट के लिए एक बार एमीटर लगाया गया है और दूसरी बार क्या लगाया गया है, एसी मीटर, और दूसरी बार डीसी एमीटर लगाया गया है मेजरमेंट के लिए। तो आपको ये कहा गया है दोनों की रीडिंग बताइए। क्वेश्चन है क्या, the peak value of AC current is 5 ampere
फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर और कौन सा, डीसी एमीटर, विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ अबव एसी, ऊपर जो दी गई है उस एसी के मेजरमेंट के लिए काम में लिया गया है। दूसरा कहा गया है फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ एसी एमीटर used for measurement of above AC। देखो फर्स्ट का आंसर क्या होगा आप समझ गए होंगे, 0 होगा, क्योंकि डीसी एमीटर है वो कौन सी रीडिंग शो करता है, एवरेज रीडिंग, और एक साइकिल की एवरेज रीडिंग क्या होती है, तो फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, एवरेज वैल्यू एसी फॉर वन साइकिल और डीसी एमीटर मेजर द एवरेज वैल्यू, और जहां कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका एवरेज लेने की जरूरत नहीं होती वैसे। अच्छा, दूसरे का आंसर क्या होगा, एसी एमीटर मेजर द आरएमएस वैल्यू, सो इट्स रीडिंग, इसकी जो रीडिंग है वो क्या होगी, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई एम डिवाइडेड बाई √2। आई एम पीक वैल्यू है उसकी कितनी है, 5 डिवाइडेड बाई √2 एम्पियर होगी। क्लियर, समझ गए आप ये, यानी एसी एमीटर्स हैं वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं और डीसी एमीटर्स हैं वो कौन सी वैल्यू बताते हैं, एवरेज वैल्यू बताते हैं। अब हम बात करते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एसी, क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डिमेरिट्स। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एसी, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एसी, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एसी। फर्स्टली हम बात करते हैं इसके मेरिट्स की, अल्टरनेटिंग करंट की क्या क्या मेरिट्स हैं। मेरिट्स में आप ये देखें, फर्स्टली हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। मैं ट्रांसफार्मर इस चैप्टर के एंड में हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, वहां बताऊंगा कैसे ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, कैसे वर्क करता है, कैसे एसी वोल्टेज को हम बढ़ा लेते हैं और कैसे कम कर लेते हैं विदाउट उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुए। ट्रांसफार्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। तो एसी को हम जरूरत पड़े तो ज्यादा कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो कम कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, ट्रांसफार्मर की हेल्प से। तो बढ़ाने को स्टेप अप बोला जाता है और घटाने को स्टेप डाउन बोला जाता है। एसी कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन with help of ट्रांसफार्मर। एसी को ट्रांसफार्मर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है, इसका मेरिट है। एसी को इजीली हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टिफायर से। सेकंड फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में बताऊंगा कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर से। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर काम में लेते हैं और इसका उल्टा करने के लिए इन्वर्टर काम में लिया जाता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ एसी को डीसी में कन्वर्ट करना इजी होता है, यानी यदि हमें डीसी भी चाहिए तो एसी को ही कन्वर्ट करो,
AC can be converted, AC can be converted into DC with help of rectifier easily. ये मैं रेक्टिफायर में बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स में. थर्ड, जो एसी सिस्टम्स होते हैं, एसी मोटर्स होते हैं, उनकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, कॉस्ट भी कम होती है. और कॉस्ट की बात करें आप, उनका जो सिंपल है वो, है ना, और ज्यादा उनके लिए देखरेख की भी जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं पड़ती, है ना. तो एसी मोटर्स एंड जनरेटर्स आर इजी, सिंपल. एसी मोटर्स एंड जनरेटर्स आर इजी, है ना. Their cost is low, efficiency is high, efficiency जो होती है उनकी is high. तो ये सारी चीजें हैं जिनके चलते हम क्या करते हैं. और ट्रांसमिशन इजी है, एसी का जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इजी है. कैसे? आप कभी भी यहाँ एक बैटरी रख करके और पूरे शहर में, पूरे सिटी में सप्लाई नहीं दे सकते, लेकिन एसी को पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. तो एसी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इजी है. ट्रांसफार्मर में मैं बताऊंगा कैसे ट्रांसमिशन किया जाता है और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. ये तो थी इसके मेरिट्स की बात है. अब अपन बात करते हैं डीमेरिट्स की. क्या डीमेरिट्स? जो डीमेरिट्स हैं वो क्या है? एक तो एसी की जो पीक वैल्यू है वो क्या होती है? ज्यादा होती है. इट्स पीक वैल्यू इज मोर. पीक वैल्यू इज मोर कैसे? फर्स्ट डीमेरिट है पीक वैल्यू इज मोर. मोर का मतलब कितनी? पीक वैल्यू आपने देखा था IM इज इक्वल टू क्या था? √2 टाइम्स ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. सो डेंजरस है इसके साथ वर्क करना, है ना. सो इट इज डेंजरस वर्क विथ AC, है ना. डेंजरस है AC के साथ वर्क करना. सेकंड है जो AC है वो कहाँ फ्लो नहीं करता? वो कंडक्टर के अंदर से फ्लो नहीं करता, बल्कि कहां से फ्लो करता? उसके सरफेस से फ्लो करता है. इसको स्किन इफेक्ट भी बोला जाता है. इसीलिए देखो एसी में जो वायर्स होते हैं ना, वो कई थिन वायर्स होते हैं, पतले पतले वायर्स होते हैं इस तरह से, है ना, ताकि उनके सरफेस से फ्लो करेगा तो अंदर से भी फ्लो करेगा वो, है ना. तो AC डज नॉट फ्लो इनसाइड द कंडक्टर. AC डज नॉट फ्लो इनसाइड the conductor. It flows through the surface of conductor. surface का मतलब उसकी स्किन से, surface of conductor. This is called, इसको हम क्या बोलते हैं? स्किन इफेक्ट बोलते हैं. इसको क्या कहा? दिस इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट. यानी एसी है वो कंडक्टर के अंदर से फ्लो नहीं करता, वो कहां से फ्लो करता? उसके सरफेस से फ्लो करता है. इसको क्या बोला जाता है? स्किन इफेक्ट बोला जाता है. एक बात और ध्यान रखिए, क्या कि एसी से कभी भी आप परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते. इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में काम में नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? एसी में एक बार इधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर इधर बनेगा. जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, बार बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी. सो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग दैट मैग्नेट. तो थर्ड हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख दूं मैं. थर्ड एसी डिमेरिट्स में है. थर्ड जो डिमेरिट है यहाँ, थर्ड में यहाँ लिख देता हूं. It cannot be used for making the magnet. AC cannot be used for making the magnets.
मैग्नेट्स बनाने के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। सो नोट डाउन, नोट करिए इनको, नोट डाउन।